नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग। द डायलॉग के इस चौपाल पर आपके चिर परिचित वक्ता डॉक्टर राकेश रफीक जुड़ गए हैं। आज इस चौपाल पर कई दिनों के बाद विमल त्रिवेदी जी आज चौपाल पर हाजिर हुए हैं। कल से लगातार अपने मित्रों के बीच यह बातचीत होती रही कि जो सोशल मीडिया पर जो बहसें हैं और वह बहस घूम फिर करके राजनीति ही नहीं बल्कि चुनावी राजनीति, सत्ता समीकरण, जातीय गुना भाग, लगभग सोशल मीडिया पर जितने चैनल हैं, जातियों को गिनने में सारे चैनल लगे हुए हैं। मतगणना की तैयारी है, यही सब बहसें हैं। मित्रों का साफ सुझाव रहा कि हम लीक से हट करके जो भविष्य में मानवीय सभ्यता के सामने जो चुनौतियां आने वाली है, हम दूरगामी बात करें, हम वर्तमान से भी जुड़े, लेकिन जो आने वाला भविष्य है, यह भविष्य भारत के लिए कैसा होगा और देश दुनिया के लिए कैसा होगा। हम चौपाल पर चर्चा करने के पूर्व या तो बैठ जाया जाए, जे चर्चा करने के पूर्व थोड़ा सा हम लोग उस विषय की तरफ आना चाहते हैं। ठीक 100 वर्ष पहले इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चर्चा करना चाहूंगा। जब हम सभ्यता पर बात करने के लिए आज चौपाल पर जमा है, सांस्कृतिक विमर्श हमारा मुद्दा है, तो हम गांधी को कोट करना चाहते यह कि गांधी और नेहरू के जो बुनियादी अंतर हैं, नेहरू अंग्रेजों को भगाना चाह रहे हैं भारत से और अंग्रेजियत के पक्ष में खड़े हैं। गांधी अंग्रेजों के दुश्मन नहीं हैं, अंग्रेजियत के दुश्मन हैं। गांधी और नेहरू के बीच के जो बुनियादी अंतर हैं, वह अंतर यही है। गांधी सभ्यता के संकट, सभ्यता का संघर्ष, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेज तुमको रहना है भारत में रहो, लेकिन तुम्हारी अंग्रेजी सभ्यता को हम यहां नहीं रहने देंगे। गांधी जी को अपनी परंपरा, अपने तत्व चिंतन, जो महान विरासत रही है, उस विरासत की कीमत पर कोई नई सभ्यता के पक्ष में नहीं रहे। और जब सभ्यता और सांस्कृतिक विमर्श की बात करते हैं, एक बात और मैं कोट करना चाहूंगा कि जो बापू मशीनी सभ्यता के खिलाफ में लगातार बात करते रहे, आज 100 वर्षों के बाद पूरी मानवीय सभ्यता तकनीक के सामने गर्दन झुका करके बैठी हुई है। इसके अपने फायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। अब तो तकनीकी सभ्यता यहां तक पहुंच गई है कि आज हम 90 के दशक में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की भी बात करेंगे। डॉक्टर राकेश रफीक आप हैं कि सभ्यता की संघर्ष को लेकर के पूरी दुनिया में क्या तबाही हुई, क्या क्या खतरे हुए, मानवीय सभ्यता के सामने किस तरह की चुनौतियां आई। आज उससे आगे बढ़कर के नया खतरा आया है। वह खतरा है, हम गांधी से लेकर के यहां तक आए हैं, कंप्यूटर और तकनीक और सभ्यता के
जो नए संघर्ष के स्वरूप हैं, उससे आगे बढ़कर के आज हम बात कर रहे हैं कृत्रिम बौद्धिकवाद की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृत्रिम बौद्धिकवाद क्या है? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होना है? क्या मनुष्य की विवेकहीनता घटित होगी? क्या मनुष्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा? क्या मानवीय संवेदना जैसी कोई बातें समाप्त हो जाएगी? क्या भावना और भाव ये सब समाप्त हो जाएंगे? क्योंकि तकनीक को चलाने के लिए, पूरी दुनिया को चलाने के लिए जो कृत्रिम बौद्धिकवाद है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है, सच बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा बाजार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का है, जिसका ग्रोथ 54% अभी का डाटा है कि सबसे ज्यादा जो विकास दर है वह इस तकनीक के कारण से है और पूरी मानवीय सभ्यता पर, मनुष्यता पर कब्जा करने की नई तैयारी है। अब तो अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका की एक लड़की ने, उस लड़की का नाम मैं भूल रहा हूं अभी, उसने वर्चुअल हस्बैंड शादी की है। अब मनुष्य से शादी, मनुष्य से संबंध यह भी समाप्त हो गया और उस अपने वर्चुअल हस्बैंड के प्रति, आभासी पति के प्रति वह लड़की इतनी प्रतिबद्ध है, वह कह रही है दुनिया में इससे सुंदर पति नहीं हो सकता है। वो रोबोट जाता है अपनी पत्नी के लिए पिज्जा बर्गर लाने के लिए, एक दुकान पर उसका रोबोट जाता है, वहां गंदगी पड़ी हुई है, रोबोट कहता है कि नाना अपनी प्रेमिका के लिए मैं इस गंदी दुकान से पिज्जा बर्गर लेके नहीं जा सकता हूं। जो काम मनुष्य नहीं कर सका, जो काम मनुष्य का मन नहीं कर सका, आज वह रोबोट इस मानवीय संवेदना का जो खोखलापन आया है, ये रोबोट उसकी भरपाई करने की स्थिति में है। आखिर जब हम भारत में रह करके संवेदना, संबंध, संबोधन की बात करते हैं, इस कृत्रिम बौद्धिकवाद के दौर में हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा धर्म, हमारी संवेदनाएं कहां रहेगी? आज अगर कंप्यूटर सब, एआई सब कुछ कर रहा है, आप एआई को बता दीजिए मेरा जन्म इस तिथि को है, मेरा जन्मांक, मेरा भाग्यांक, ये कला और ये विकला और देशांतर और क्या दक्षांश जो भी कुंडली के बनाने वाले हैं, वो एआई 2 मिनट के अंदर में आपका भविष्य बता देगा कि क्या होने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि वह तो प्रिंट आउट हम ले लेंगे, लेकिन आशीर्वाद कौन देगा? जो आशीर्वाद जैसे शब्द हैं, माता पिता के पास बैठ करके जो हम जो सुख पाते हैं, अब यह सुख की परिभाषा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और आने वाले 3-4 वर्षों में जो कुछ हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, वह सुख सब कुछ बदल जाएगा। आप एक परिणाम तो देख रहे हैं, घर में टेलीविजन आया, जो 5000 वर्ष के स्थापित मूल्य थे, ऐसी मौन क्रांति हुई है, ऐसा साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है, सारे प्रतिमान, सारे मानक, सारे मूल्य ध्वस्त हो गए परिवार के। अब इससे आगे बढ़कर हम कृत्रिम बौद्धिकवाद की दुनिया में जा रहे हैं। हमारे बौद्धिक शिखर पुरुष डॉक्टर राकेश रफीक पिछले दिनों से लगातार इस चौपाल पर आ रहे हैं और जो खबरें आ रही है, जो कॉल आ रहे हैं, इतना बेहतरीन कैसे व्यक्ति को आगे बढ़ करके समाज के सामने जो मुद्दा है उसको थामना चाहिए, नई पीढ़ी के सामने में एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और कैसे हम बदलाव को रोक नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चारों तरफ एआई का, चैटबॉट का बोलबाला है। लेकिन इसकी गति क्या होगी? इसकी दिशा क्या होगी? हम रथ के इस काल चक्र को पीछे मोड़ नहीं सकते हैं, आगे इसको जाना ही है। लेकिन आगे जो यह काल चक्र जा रहा है, इसको कैसी दिशा मिलेगी और हमारी दशा कैसी होगी, इन बातों की चर्चा हम लोग अभी इस चौपाल पर करेंगे। मैं सीधे तौर पर विमल त्रिवेदी जी के पास में आना चाहता हूं कि आप बताएं
कि कृत्रिम बौद्धिकवाद क्या है वैश्विक चुनौती, इसके पीछे का बाजार का क्या खेल है और क्या होना है? विमल त्रिवेदी जी। सभी को नमस्कार। मुख्य बात ये है कि लंबी प्रस्तावना में उद्घोषक ने, एंकर ने काफी बातें तो स्पष्ट की और एक आदर्शवादी सपना उनके दिमाग में घूम रहा है कि नई मानवता का सपना इसी फ्रेमवर्क में होगा जो फ्रेमवर्क आज वो सामने देख रहे हैं। मुझे लगता है बड़ा अच्छा एक वाक्य उन्होंने बाय द वे सोच समझ के चल गया है तो मैं नहीं जानता हूँ। काल की इस गति को रोका तो नहीं, क्योंकि और एआई ये तो बढ़ेगी। ये उन्होंने बहुत सही बात कही। सवाल पिछले कम से कम, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 150 साल से, बल्कि और ज्यादा से, 250 साल से एक सवाल तो चल ही रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य के कंट्रोल में होगी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य का कंट्रोल करेगी। और उस सवाल के साथ कई सवाल और जुड़े हुए। जब तक हुक्मरान वो रहेंगे जो गैर बराबरी को बढ़ाएंगे, तब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वरूप क्या होगा, और यदि इन हुक्मरानों का, इन हाकिमों का चरित्र बदलना है तो क्या किया जाए और कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मनुष्य की सेवा के लिए लगाया जाए। ये सवाल भी 150 साल से बहस। जो आज के शासक हैं वो विज्ञान ही नहीं, समाज ही नहीं, दुनिया के जितने विषय उनमें खास तौर से वो रिसर्चर्स को, जो उनका इनोवेशन का, रिसर्च का जो पूरा तामझाम होता है, उस पूरे रिसर्च को वो कुछ दिशाओं में मोड़ रहे हैं। जैसे विज्ञान में वो कहाँ मोड़ते हैं, रिसर्चर को किस बात के लिए स्टाइफन और तमाम चीजें मुहैया की जाती है कि स्ट्रिंग थ्योरी की खोज करो। स्ट्रिंग थ्योरी माने पदार्थ का सबसे वर्तमान चरित्र होता है, सबसे वर्तमान कण होता है, उस कण की विशेषता क्या है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में आज के दिन, कभी स्ट्रिंग थ्योरी पर भी बात ऐसे ही आपको करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी में आज के दिन सबसे आगे की तकनीक, जिस पर पूरा यूरो सेंट्रल, अमेरिका, यूएसए, चाइना, पूरा पूरा का पूरा जुटा हुआ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के नाम जो कहता है, जो कुछ वैज्ञानिकों की धरोहर थी, आज ये नाम जनता तक पहुंच चुका है। अब जनता भी जानती नहीं आ रही। विमल जी, आवाज थोड़ा साउंड को ठीक कर लें। आवाज जो है आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। बिल्कुल माइक के सामने थोड़ी सी आवाज को ऊंची करें। ठीक है, ठीक। मतलब जिस तरीके से आधुनिक जो कॉर्पोरेट है विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में स्ट्रिंग थ्योरी को बढ़ावा दे रहा है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक ऐसा नाम नहीं रह गया है जो किन्हीं वैज्ञानिकों की धरोहर हो, बल्कि वो नाम अब ऐसा है जो जनता भी जानती कि चैट बॉक्स क्या होता है। और जिस तरीके की स्थिति है उसमें 3 देश, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन में बहुत से देश हैं, लेकिन यूरोप, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति रुख है वो तीनों के अलग अलग। और उन रुखों को समझने के लिए ऐसा नहीं कि उनमें सार तत्व केवल एक है। सार तत्व क्या है कि किस तरीके से उसका उपयोग हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में
सैन्य औद्योगिक गठजोड़ में इस तरीके से उसका उपयोग अपने को सुपर पावर बनाने के लिए करें, ये उद्देश्य है। जहां तक सभ्यता के संघर्षों की बात थी, वो नारे सभ्यता के संघर्ष और इतिहास का अंत, ये नारे अंतिम दशक में पिछली शताब्दी में उठे और उसके बाद जो है वो अवशेष रूप में रह गए। न इतिहास का अंत जो है कोई संभावना है, और वो पूंजीवाद जिसको सभ्यता की अंतिम मंजिल कही जा रही थी, वो सड़न के बाद साम्राज्यवाद की उस अवस्था में आ गया है जिसने रूप का धारण करके है साम्राज्यवादी, है पूंजीवादी, लेकिन वो फासीवाद की तरफ बढ़ चला है। और सभ्यताओं का मामला ऐसा है कि हाकिमों के मुनाफे कोई पहाड़ को बढ़ाने के लिए सभ्यताओं के संघर्ष का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? जाहिर है कि ये बात क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है, ये बढ़ेगा, तो हाकिमों का जो रुख होगा, जनता का रुख इसके प्रति क्या होगा? हमने बता दिया शासकों का रुख क्या होगा। वो इसका इस्तेमाल शोषण को और ज्यादा बढ़ाने में, गैर बराबरी को और ज्यादा बढ़ाने में, युद्धों में जीत के लिए उस तरीके के सृजन करने में करेंगे। जनता एआई का इस्तेमाल कैसे करेगी? जनता एआई अल्टीमेटली, जैसे डिजिटल टेक्निक, अल्टीमेटली तो कोई चीज बिना जनता के हाथों से गुजरे ऐसा नहीं कर सकती है। जैसे डिजिटल टेक्निक भले ही पहले कुछ लोगों के पास आई हो, लेकिन आज वो देहातों में, गांव में, यहाँ वहां सब जगह फोन सब जगह आ गया है। उसी तरीके से एआई के संस्करण इस तरीके के आएंगे जो व्यापक अरबों अरब जनता में, दुनिया के हाथों में उनका इस्तेमाल हो। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, किस दिशा में। हम अगर जनता के लोग हैं तो हम तो ये नहीं जानते हैं, जैसे बाबा ने कहा, घोषक ने, कि एआई दूर का, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे एप्को का प्रयोग 2014 में चुनाव में शासक वर्ग ने किया था, एक कंपनी थी एपीसीयू। उसी तरीके से क्या आप जानते हैं कि एआई को इस्तेमाल करने वाली तकनीक के धुरंधर दुनिया के तमाम देशों में, 40 देशों में इस साल चुनाव होंगे। तो इन 40 देशों में जो उस एआई पर कब्जा करने वाले लोग हैं, वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपनी सत्ता को बनाने में प्रयोग नहीं करेंगे। आज भी उसका प्रयोग, आज के दिन भी एआई इस जगह तक आ गई है कि वो उन लोगों के लिए एक हथियार बन चुकी है जो लोग उसको प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। तो ये प्रश्न जो है कि जनता इसको कैसे इस्तेमाल करेगी, इस प्रश्न का विमल त्रिवेदी जैसे अदना लोग एक क्षण में अभी किसी भी तरीके से वो खाका नहीं बता सकते हैं कि भविष्य में जो एआई का स्वरूप आने वाला है उसमें जनता को इसको प्रयुक्त करने की क्या प्राविधिक, क्या चीज, क्या दिशा हमें देनी चाहिए। लेकिन इतना विमल जी तब तक आप सोचिए कि जनता किस तरह से इस्तेमाल करेगी एआई का और क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं राकेश रफीक जी के पास में आना चाहता हूं कि ये जो करोड़ों की आबादी है दुनिया की, जब इसका मस्तिष्क, विवेक काम करना बंद कर, विवेक शून्य, दिमाग का कोई काम ही नहीं करना है, तो कैसे आने वाले दिनों में हम बेहतर दुनिया बना पाएंगे? जब कल्पनाशीलता हमारी खत्म हो जाएगी, सोचने समझने की स्थिति खत्म हो जाएगी, हम रास्ता भी गूगल बता रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, आपके पास कोई काम नहीं है। एक प्रश्न करें, 1000 उत्तर लेकर के बैठा है। आपको अब उत्तर खोजने के लिए भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दिमाग रहित दुनिया है, यह जो मस्तिष्क विहीन मुल्क होना है भारत में, कैसा भविष्य आप देख रहे हैं डॉक्टर राकेश रफीक जी? देखिए, पहले तो एक
सांस्कृतिक समझ की सवाल है, आवाज आवाज बढ़ा दीजिए सर जी, थोड़ा सा जोर से सांस्कृतिक जी समझ का सवाल है। जी अब महात्मा गांधी ने कहा, आदमी यंत्र का ना हो गुलाम, यानी यंत्र रहेगा, क्योंकि हम इस डेवलपमेंट में किसी भी चीज को रोकने की बात नहीं कर सकते, वो तो आ जाएगी, जी लेकिन हमें क्या करना है तो हमें सोचना है। जी तो अगर हमने ये सोच लिया कि हम किसी भी यंत्र के गुलाम नहीं हैं, यंत्र हमारा गुलाम हो सकता है। अब मेरे पास 4 रोबोट रखे हैं अलग अलग तरह के, तो उनसे काम तो मुझे लेना है ना, आदेश तो मुझे देना है। तो जब आदेश मुझे देना है तो मेरे अपने समझ, चिंतन और संस्कृति की बात है। खड़े रहो 4, वो तो निर्जीव है, हम उससे काम लेंगे। तो एक तो ये दृष्टिकोण की बात है, और ये भारत का दृष्टिकोण है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में एक दृष्टिकोण विकसित हुआ, और हर समय सत्ता के पास बहुत सारी चीजें होती हैं। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया तो अरस्तु उसके गुरु थे, उन्होंने कहा भाई हमारे शिष्यों, तुम हमारे लिए क्या लाओगे, जैसे ऐसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि दार्शनिकों को लाना भारत के। तो सिकंदर जब हिंदुस्तान में आ गया, अम्बी से उसकी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ के दार्शनिकों को ले जाना चाहता हूं। तो यहाँ के दार्शनिक को लेने के लिए जब गया, तो बड़ा अच्छा उदाहरण है कि आदमियों ने जाकर मना कर दिया, भाई हमारा सत्ता से क्या काम। जी तो महाराज आपके लिए सब कुछ हाजिर है, ये है वो है, प्रलोभन भेज रहा है, तो नहीं हुआ। तो 2 इंसिडेंट मैं बताऊंगा इसमें, 2 ऋषियों के। एक ऋषि तो आया नहीं, तो सिकंदर खुद पहुंच गया। तो उसने जब कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि हमारे गुरु के पास आप चले, और वहां तमाम ये है वो है, ऐश्वर्य है। उसने कहा पहले तो तू 4 कदम पीछे हट जा। 4 कदम पीछे हट गया। बोला महाराज ऐसा क्या? बोले मेरे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सूरज की रोशनी सीधे मेरे शरीर पे पड़ रही है, तूने आज आके उसे रोक दिया, मेरे ऐश्वर्य को रोक दिया। तो मैं तो अपने आनंद में हूं, अपने ऐश्वर्य में हूं, तेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे दे पाएगा। दूसरा एक आदमी था, वो सिकंदर के दरबार में पहुंच गया। उसने वो जो चमड़ा होता है वो सीधा नहीं हो पाता, एकदम से टेढ़ा टेढ़ा मश्क। तो उसने कहा भाई इस चमड़े को डाल दिया उसने, अगर तेरे यहाँ कोई सीधा करके दिखा दे तो मानू कि भाई तुम में बहुत वो है। तो सीधा नहीं हुआ। तो बोले सिकंदर, ये जो राज्य बनाया है तूने इतना बड़ा, इसको तू संभाल भी नहीं सकता, कभी कहीं लोग नाराज होंगे, कभी कोई लोग नाराज होंगे। ये तो स्व शासन से चलता है, जो तेरे पास है नहीं, तू अपना शासन लाना चाहता है। तो ये है भारत और पश्चिम के नजरिए का अंतर। हमारे यहाँ गांव गांव जो आध्यात्मिक लोग घूमते थे, वो एक ही बात बताते थे कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको प्रयोग कितना करना है, अतिथि सत्कार करना है, ये करना है, वो करना है, यानी आप सादगी से रहोगे और इसमें नहीं फंसोगे चीजों में। तो लोगों को जब समझाते थे तो ऐश्वर्य होते हुए भी वो थोड़ा सा नियंत्रण उसमें आता था। यही सवाल आज की दुनिया में है कि मनुष्य जो है वो उसे अपनी खुशी के लिए जीना है या नहीं। आज मानसिक रोगों का शिकार 75% लोग यूरोप में है। क्यों? सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो अपने आप के पास नहीं। फ्रांस में एक मूवमेंट चला जिसे अस्तित्ववाद कहते हैं, एसिस्टेशनिज्म, सात्र उसके बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। तो पूरा आंदोलन का आधार क्या था कि हम अपने आप से अलग हो गए, है ना, अलगाव। तो ये प्रश्न आदमी का हो गया कि वो अपने समाज से अलग होते होते अपने आप से भी अलग हो गए। हम जी कुछ रहे हैं और चाहते कुछ। तो हमारे अंदर की जो बात है उसके अनुरूप जीवन नहीं है। अब मनुष्य सामाजिक प्राणी,
तो उसको 4 दोस्त चाहिए, उसको परिवार चाहिए, ये उसकी नेचुरल नीड है। अब वो इस उसमें कि मैं तो मेरा जिंदगी तो मेरी जिंदगी, जब दौड़ लगाता है तो ये सब छूटता जाता है, और जब छूट जाता है तो वो खुद एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि जो उसकी नेचुरल नीड है वो उसे नहीं मिल रही। तो ये नेचुरल नीड हमारी क्या केवल भौतिक ऐश्वर्य है, या हमारी आत्मिक सुख, संतुष्टि और आनंद है? तो जब दुनिया इस बात को जानेगी तो हम उसके लिए जिएंगे, और वही समाज जीतेगा इसमें अंतिम लड़ाई। ये तो हथियार बना के लड़ा के नष्ट भी होंगे, अंत में तो किसके पास सुंदर दुनिया है? और सुंदर दुनिया का मतलब होगा कि कौन सा गांव, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां के लोग खुशी से, आनंद के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और खुश है। तो यही दुनिया को जीतना है लास्ट में, नेचर की बात। तीसरी बात, जो आप बौद्धिकता से घबरा रहे हैं, तो समझिए नेचर में एक जेनेटिक हिस्ट्री भी चलती है, जिसपे हम गौर नहीं करते। हम इतना मेटरलिज्म की ओर भागे, भौतिकवाद की ओर, कि इसको छोड़ दिया। तो एक किताब सोवियत संघ से प्रकाशित हुई बहुत पहले, मैं अपने पिता के समान क्यों हूं। तो पहले मैं भी सोचता था कि भाई वो सियार के पास बच्चा रह गया तो सियार जैसा हो जाएगा, मतलब सब कुछ मेटरलिज्म है। लेकिन उस किताब में खुद सोवियत संघ ने, उसने ये साबित करा कि लोहार के लड़के में लोहार बनने की संभावनाएं किस लिए ज्यादा होती है। हम लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, सारी अवधारणा टूट गई। तो हमारी एक जेनेटिक हिस्ट्री है, हमारे नाना, हमारे दादा, हमारे परदादा कोई बहुत विद्वान अगर रहे हैं, तो हमारी विद्वता जन्म ले लेगी सारे इस घेरेबंदी को तोड़, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप देखिए खुद कि जो बिहार की स्थिति है अभी, आईएएस में जैसे ही उन्हें अनुकूल मिला तो बिहार के लोग ज्यादा आने लगे, जबकि इंटर तक वो पढ़ते ही नहीं है, इंटर तक पढ़ते नहीं है। लेकिन जैसे ही सही माहौल उनका बना कि भाई हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, ये माहौल आ गया उनका, तो उन्होंने सब दक्षिण वाले, कॉन्वेंट वाले सब डिफीट कर दिए। ऐसे ही जेएनयू में हुआ, सब कॉन्वेंटियन डिफीट। तो ये स्थिति होती है कि जिसके पास आईक्यू है, जो इंटेलिजेंट है, वो सोच सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। बौद्धिक विकास को हमारे किसी परिवार के अंदर कुछ बौद्धिक विकास में फंस गए लोग, मेटरलिज्म में फंसे हैं, सब कर लिया उन्होंने, लेकिन हो सकता है उनका अगला बच्चा सबको तोड़ के निकल जाए, इसे कौन रोकेगा? उनकी जेनेटिक हिस्ट्री से आ गया और उसने बैक कर दिया सब। तो दुनिया बुद्धिमान आदमियों की दुनिया होगी। और आज भी अमेरिका हो या कोई भी यूरोप हो, वो जान गए इस बात को, आज से कई साल पहले ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब उन्हें दुनिया के ब्रेन को अपने यहां ले जाना है। राकेश जी, इसी में एक मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जब सारा काम मशीन से होगा तो मनुष्य का क्या काम होगा? तब राकेश रफीक की आवश्यकता क्या है इस देश दुनिया में? हम राकेश रफीक के तरह एक और आर्टिफिशियल एआई हम मशीन बना देंगे, वही सब कुछ सोचेगा। तो विमल त्रिवेदी और राकेश रफीक की आवश्यकता कहां है, जब सारी चीजें, संवेदना का और संबंध का सारा काम मशीन से ही होना है, तो मनुष्य की क्या जरूरत है? आप ये बताओ कि आपकी मशीन जो 100 उत्तर देती है, 101वां उत्तर भी हो सकता है ना बात का, जी, जो मशीन नहीं जानती। जिसके पास वो 101वां उत्तर है, वो मशीन से आगे है। तो सब आदमी मशीन के गुलाम नहीं हो जाएंगे, थिंकिंग चलती रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, आवश्यकता नहीं है कि बात जो कहते हो, जो लोग मशीनें लेके भी बैठे हैं, जो लोग मशीन लेके भी बैठे हैं, तो सोच रहे हैं वो भी तो मालिक बन के बैठे हैं ना, उसकी मान लो। तो मजदूर की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक्चुअल ये कहना चाहते हो कि दुनिया में मजदूर की, श्रम देने वाले की आवश्यकता नहीं होगी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम ले लेंगे, ये कहना चाहते हो। लेकिन समाजों का संघर्ष होगा, बुद्धिमान लोग होंगे, आप नष्ट करना चाहोगे फिर भी आएंगे और बनेगी।
इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत कभी भी इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से होता है कि सिकंदर के राज्य को कौन पलटेगा, अंग्रेजों के राज्य को कौन पलटेगा, तो ये नॉर्मल बहस होती है। लेकिन पलटने वाला तो एक नौजवान आके एक धमाका करता है, एक कुर्बानी देता है और पलटने की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह से ये सब जो आज चल रहा है, चाहे एलन मस्क कुछ भी बना ले, चांद पे कॉलोनी बनाए, अभी एलन मस्क ने आप देखो जस्ट चिप बना ली है। अब वो कह रहा है चिप लगा के जो अपंग आदमी है उसके अंगों से मैं काम करा लूंगा चिप से। लेकिन एक्चुअली वो कह रहा है कि जिनके चिप लगा दूंगा वो आदमी भी होंगे लेकिन मेरे आदेश पे काम करेंगे दुनिया में। ये उसका जी अभी विमल जी आप हाँ, हाँ विमल जी, आप आवाज जा रही है क्या? आ रही आ रही। मैं इतना ही कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा और बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और आत्मविश्वास से आप भी भरे होते हैं, लेकिन समाज रुकता नहीं है, समाज बदलता चला जाता है। जो चीजें हैं आज जो कहते हैं कि कल्चरल इन्वेजन है, सांस्कृतिक आक्रमण है और भारत की संस्कृति खत्म हो रही है, यह तो चिंता आम है। समाज से लेकर के सरकार तक बेचैन है कि भारत में जो है कल्चरल इन्वेजन है, भारत में सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है और वो दिख भी रहा है। जो आपके 5000 वर्षों से मूल्य थे, जो चिंतन प्रक्रिया थी, जो मानक थे, वो सारे मानक ध्वस्त हो गए। आप चिल्लाते रह गए, आप परिवार आप लगातार कहते राकेश जी को कोई डर नहीं है। देखते देखते भारत का परिवार बिखर गया, देखते देखते आपका गांव उजड़ गया, कुछ भी बचा नहीं है। आप लगातार कुछ कहें, कुछ भी सोचे कि कुछ नहीं होना है, लेकिन तबाही हमारे सामने में है। क्या हम आंधी को ना देखें तो क्या आंधी हमें प्रभावित नहीं करेगी? ये तबाही है। बाप बेटे के रिश्ते समाप्त हैं। कुछ भी रिश्ते नातों का जो यह देश था जहां संबंधों की पराकाष्ठा होती थी, संबंधों की वही महिमा होती थी, पूरा समाज संबंधों का ही विस्तार होता था, पूरा देश एक व्यक्ति की संवेदना का विस्तार ही यह देश होता है। लेकिन वह सारी संवेदना समाप्त हो रही है और हम कह रहे हैं कि मशीन आएगी भी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर तो आप बताएं। हाँ, हमारी बात उस समय अधूरी ही रह गई थी। मैंने तो कहा था, मेरा वाक्य आपने पूरा नहीं होने दिया था कि इन चीजों के लिए व्यक्ति के रूप में बहुत अधरा आदमी हूं मैं, और आपने उसको किस तरीके से मोड़ दिया कि आप तक सोचिए, तो पूरा नहीं होने दिया था। मैं वही बात खत्म करूंगा। बहुत पहले किताब आपको पतली सी हमने दी थी पढ़ने के लिए, चेतना का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ कल्चर। आप चाहे या न चाहे, शासक वर्ग आपकी चेतना का भी निजीकरण कर रहा है। कॉर्पोरेट केवल जो है निजीकरण रेल तेल भेल का नहीं कर रहा है, खेती का नहीं कर रहा है। आप चाहे या न चाहे, आपकी चेतना का भी कर रहा है। और जो विश्व प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की बढ़ते हुए चरण है, वो मानव सभ्यता को जिस दिशा में लिए जा रहे हैं, उस दिशा को पलटना मनुष्य मात्र के लिए, पूरी दुनिया के आदमी के लिए निश्चित रूप से जरूरी है। अगर वो नहीं पलटा जाएगा तो चेतना जिस जगह पहुंच रही है उसमें युद्धों और नरसंहारों के प्रति, धार्मिक नफरतों के प्रति एक प्रियता, जो पहले इनका विरोध की भावना थी, सब धर्म समान है, मनुष्य के अंदर मनुष्य का आदर करो, ये भावनाएं समाप्त हो रही हैं। हिंसा और युद्ध की तरफ मानव जाति को रोमांचित किया जा रहा है, और वास्तव में मानवीय सभ्यता और मनुष्य के सामने खतरा है। उस खतरे को, सांस्कृतिक वर्चस्व को, उस सांस्कृतिक खतरे को पलटने के लिए हम जो वाक्य कह रहे थे उस समय
कि आम जनता को, विश्व मानवता को एकजुट होकर मनुष्य के जीवन का भावी सपना क्या होना चाहिए, मनुष्य का जीवन किस तरीके से इन चीजों पर शासन कर सके, मनुष्य का जीवन वास्तव में मनुष्यता के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सके, उस समाज को बनाने के लिए मनुष्य को आपस में मनुष्यता के नाते हाथ बढ़ाकर एका करके आगे एक नई सभ्यता, एक नए समाज, एक नई इंसान, एक नए मूल्यों का सृजन, उसके लिए वास्तव में एकजुट होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। तभी प्रौद्योगिकी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर मनुष्य का शासन स्थापित हो पाएगा। हम साथी केवल इतना कहना चाहते हैं जी, इंसानी गैर बराबरी की लड़ाई कोई आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है और बार बार इंसान जीता है, आगे बढ़ा है। आज के खतरों के सापेक्ष ये अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को कॉग्निशन बोध इस बात का रहेगा कि हम इस बात के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। भले ही इतिहास के कुछ अंधेरे कालखंड में उसकी चेतना कुंठित हो जाए, किंतु वो हार कर जमीन में सड़कर फिर दोबारा उठेगा, बीज बनेगा और इस सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ, अपने सांस्कृतिक वर्चस्व को कायम करने के लिए उसकी लड़ाई, ये न समझिए बाबा कि वो हारी हुई लड़ाई है और ये जो आप खतरे बता रहे हैं इनसे संघर्ष नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप ये कहें कि बिना संघर्ष के, बिना चीजों को समझे, बिना लाइन बनाए और बिना काम किए, बिना एकजुट हुए, बिना संघर्ष किए हुए हम इस सांस्कृतिक वर्चस्व से मुकाबला कर लेंगे तो यह संभव है। हमें एकजुट होना पड़ेगा और मुकाबला करना पड़ेगा। और मनुष्य का जो आदिम सपना है वो केवल इतना है, जो हमारे ऋषि मुनि और तमाम जो हमारी भारतीय परंपरा है, वो क्या सपना है? वो ईशावास्यमिदं है, किंचित जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजीथा मां गधा कष्टम। दूसरे की संपत्ति पर लालच मत करो, सब कुछ एक कण से होता प्रोत है, जो जगत में जहां भी है उसमें अपने हिस्से का इस्तेमाल करो और बाकी सब जगत के उपयोग के लिए छोड़ दो। हम पेड़ भी काटते थे तो पहले टहनी से कहते थे कि मैं अपने लिए नहीं काट रहा हूं, मानव जाति के हित के लिए काट रहा हूं, तब पेड़ काटते थे। तो वो वहां से लड़ाई भाई चल रही और हमने लड़ना सीखा है। बिना लड़े आप आदमी बन पाए हैं, आपने संघर्ष किया है, तभी आप आदमी का शरीर धारण कर पाए हो और आपने हर चीज को आज जो आप बोल रहे हो, समझ रहे हो, पहन रहे हो, ओढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उस सब के लिए आप तो गेहूं बड़े आराम से खाते हो, लेकिन उसके लिए सैकड़ों साल संघर्ष करना पड़ा। तो आज एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना मनुष्य की बौद्धिक प्रगति के शिखर की निशानी है और दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल करने की सही चेतना ना होना मनुष्य के अधोपतन की उतनी ही शीर्ष कहानी। तो इन दोनों अंतर विरोधों से निकलकर हमें संघर्ष करके चेतना में भी अपना वर्चस्व हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें मनुष्य मात्र के सपने को वास्तविक अमल में लाने के लिए, जमीन पर लाने के लिए हमें अपने उस सपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी। बस जी राकेश जी, राकेश जी, एक तो हम लोग कहते हैं कि अपने लिए जीना प्रकृति है, दूसरों को मार करके जीना विकृति है और दूसरों के लिए जीना संस्कृति है। भारत ने जो आदर्श प्रस्तुत किया दूसरों के लिए जीने का, तो यह निश्चित रूप से खतरा है। आज अपने लिए भी नहीं जी रहे हैं, वो प्रकृति के करीब नहीं, अब तो दूसरों को मार करके जी रहे हैं। यह जो चुनौती है, दृष्टि की जो चुनौती है,
समझ की जो चुनौती है, जो संस्कार की चुनौती है, निश्चित रूप से यह चुनौती हमारे लिए बड़ी है आज के डेट में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते 2-3 मिनट का समय है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने विचारों के अनुरूप संघर्ष करते रहना है, संगठित होना है, ये सब जनरल बात है। लेकिन नियमों के रूप में समझिए कि कितना ही वर्चस्वशाली आदमी हो या व्यवस्था हो या देश हो, उसका अंतर्विरोध पैदा होता है और एक सीमा ऐसी आती है कि वो नष्ट होता हुआ नजर आता है। सोवियत संघ विलीन हो गया। आज अमेरिका उस चीज पे है कि कल को अमेरिका का युग नहीं होगा, ये हो सकता है। तो इसी तरह से ये जो डोमिनेशन है, पूरी मानव जाति को गुलाम बनाने की एक खास तौर से वेस्टर्न कल्चर है कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम हो जाए, उसका सहारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लें, काय से लें, वो अलग बात है, वो टेक्नोलॉजी की बात है। तो उसका विरोध होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी और नेचुरल रूप से एक गुणात्मक परिवर्तन दुनिया में स्थापित हो सकता है, क्योंकि लहर उठती है। हम काम करते हैं, उससे नहीं होता कि हमने 1 से 2 बना लिए, 2 से 4 बना लिए, 4 से 6 बना लिए। इसे हमारे कहते हैं फिलोसफिकल एनालिसिस, कि मेरे देख के लोग बदलते जाएंगे और धीरे धीरे बदलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। ये एक युद्ध होता है शासक वर्गों के और शोषित वर्गों के सेनापतियों के बीच। तो शोषित जी। वर्ग के सेनापति को हमेशा हारना होता है, लेकिन कभी ऐसा मौका आता है वो जीत जाता है। कभी कोई लेनिन हो जाता है, माओ हो जाता है, पलट जाती है चीज, कभी कोई गांधी हो जाता है। तो ऐसे ही निश्चित रूप से हमारा सांस्कृतिक विजय पताका दुनिया में फहरेगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने, तपस्वी ने जो मानक खड़ा किए विश्व के सामने, वह मानक जिंदा रहेगा। और जो समाज जीवन की साधना के लिए जितनी आवश्यकता होगी संविधान लगाने की, निश्चित रूप से आप जैसे बुद्धिजीवी, आप जैसे विद्वान ऋषि मनीषी लगातार समाज को सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। यह विकृति है और यह संस्कृति है। बने रहिए, कल भी हम इन तमाम विषयों को लेकर के चौपाल पर हाजिर होंगे। हमारी बहस अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से इस बहस को आप सब्सक्राइब करें, साझा करें और निश्चित रूप से अपना सुझाव भेजें कि हम लगातार बेहतर कैसे करें, और आपकी सहभागिता जरूरी है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद तमाम मित्रों का, अतिथियों का।